हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हम लोग अपने क्लास की आज शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा है मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सीरीज। इसमें हम लोग आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जिस पैटर्न के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, उसी सब टाइप के क्वेश्चंस वैसी चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 जरूर देखा होगा, है ना, उसको भी जरूर देखिएगा। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग हर एक क्लास में, इन ईच क्लास वी आर ट्राइंग टू डू एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस इन 30-40 मिनट्स, है ना, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ मैं। ठीक। और ये ऐसी क्लास नहीं है जिसमें मैं आपको पूरा एकदम इन डेप्थ हर चीज़ें बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा। ये बेसिकली एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास है ना। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस क्वेश्चंस टाइप का ही लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं एकदम इन डेप्थ आपको इसके हर चीज़ के बारे में डिटेल वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। ठीक। क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आपके पास, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सिंसियरली, तो आप जो उसका बेसिक्स है उसको जान रहे होगे, है ना। और नहीं जान रहे हो तो फिर भी मैं इतना एनफ आपको यहाँ पे कंटेंट देता हूँ, इतना एनफ आपको चीज़ें समझाता हूँ कि जो बच्चा भूल भी गया होगा उसको भी समझ आ जाएगा, है ना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, गेट एकेडमी आप सभी के लिए वेरियस कोर्सेज लेके आया हुआ है, जिसमें हमारा अभी एग्जाम इन फोकस है वो है अपना आरआरबी जेई 2024 का, है ना। आरआरबी जेई 2024 का सीबीटी 1 का एग्जाम हो चुका है। सीबीटी 2 का अगर आपको कोर्स लेना है, आपके कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, है ना, कुछ भी आपका क्या है, थोड़ा भी आपको लग रहा है कि मुझे इसमें प्रिपरेशन की कमी है, मेरा कंटेंट में कुछ कमी रह गई है, तो आप जरूर सीबीटी 2 का कोर्स अवेल कीजिए। 499 रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल प्राइस है ना। आपको इसमें इससे बेहतर और इससे अच्छा कोर्स आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक। और जो बच्चे गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट 2026, 2027 एंड 2028, है ना, उनके लिए ये हमारे 2222, 3333 एंड 5555 में कोर्सेज अवेलेबल हैं। गेट की कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ से कराई जाएगी। वेरियस अदर हमारे पास कोर्स है, जैसे आरआरबी जेई, एसएससी जेई के कोर्स हमारे पास 777 रुपीज़ में। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की कोर्सेज हमारे पास। ऑल एग्जाम ए जेई का कोर्स है हमारे पास। स्मार्ट कोर्स है हमारे पास गेट के लिए। ईएससी का नॉन टेक वाला पार्ट है। गेट का सभी सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज, कॉम्बो सब्जेक्ट में भी अवेलेबल है ना। यूपीपीएससी ए, ये अभी रिसेंट के टाइम में आपका एग्जाम होने वाला है यूपीपीएससी में, है ना। इसके जो कोर्स का प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा गया है, 1111 रुपीज़। और पूरा इसमें कोर्स को पूरा कम्प्लीटली सीबीटी 1 सीबीटी 2 सब चीज़ आपका यहाँ पे कवर हो रहा है। ज़रूर अवेल कीजिएगा। और ये है हमारा गेट 2025 के लिए जो है ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए हमारे पास जो हमारे पास टेस्ट सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है। गेट एकेडमी के ऐप में जाएंगे आप, वहाँ से इसको अवेल कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास गेट जनरल एप्टीट्यूड की ई बुक भी है, जिसके अंदर हम क्या करा रहे हैं आपको, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और एप्टीट्यूड के जो पार्ट हैं वो आपको यहाँ पे कंप्लीट कराए जा रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये ई बुक है, ठीक है ना, कोई फिजिकल बुक आपको नहीं मिलेगी, ई बुक मिलेगी। और अभी के समय में तो जनरली सभी लोग क्या कर रहे हैं, ई बुक से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, बिकॉज इसमें प्रिंटिंग वगैरह का कॉस्ट नहीं लगता है, इस वजह से आपको ये 222 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर। चलिए, तो हम लोग आज का अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, हम लोग ने लास्ट क्लास लेक्चर में आई थिंक अराउंड 20 क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 21st क्वेश्चन से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर। चलेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 21st क्वेश्चन, दैट इज एन इंडक्टर इज सप्लाइड फ्रॉम अ साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स, द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन द इंडक्टर changes from peak value to minimum value in 10 millisecond. The supply frequency is okay. हमको कह रहा है कि हमारे पास एक इंडक्टर है। इंडक्टर को हम लोगों ने क्या किया, इंडक्टर को हम लोगों ने एसी साइनसोइडल सप्लाई प्रोवाइड की है। और एसी साइनसोइडल सप्लाई जब हम लोग दे रहे हैं, तो उसकी पीक वैल्यू से मिनिमम वैल्यू आने में उसको 10 मिली सेकेंड लग रहा है। ओके, ग्राफ बनाइए। क्या करना है, सिंपली सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट हुआ। इसकी जो पीक वैल्यू थी, वो पीक वैल्यू वो यहाँ पे अटेन करता है ना। पीक वैल्यू यहाँ पे अटेन करता है। ये पूरा कितना है हमारा, ये पूरा हमारा कितना टाइम पीरियड होता है, ये एक हमारा कंप्लीट टाइम पीरियड टी है। ठीक। ये इसका क्या है,
यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड रहता है ये हमारा क्या रहता है, T/2 रहता है। और इसमें ये वाला जो पार्ट है, फ्रॉम ओरिजिन जीरो से लेकर के मैक्सिमम और मैक्सिमम से लेकर के फिर से वापस जीरो, ये कितना है, ये T/4 टाइम सेकेंड पीरियड रहता है। ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको पीक वैल्यू से मिनिमम वैल्यू, पीक वैल्यू ये थी, पीक वैल्यू से ये क्या जा रहा है, 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 और ये इसकी मिनिमम वैल्यू, पीक वैल्यू से मिनिमम वैल्यू आने में इसको कितना सेकंड लग रहा है, तो इट इज टेकिंग अबाउट 10 मिली सेकेंड। ठीक। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो T/4 है वो कितने के बराबर है, 10 मिली सेकेंड के बराबर है। तो आपका टी जो टोटल टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है, टोटल टाइम पीरियड निकाल लेते हैं पहले। टोटल टाइम पीरियड है हमारे पास कितना, T = 40 मिली सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/T, दैट इज 1/40। और मिली है मतलब इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁻3, तो 1000/40, ये 425 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। ऐसी क्वेश्चंस बनाने में थोड़े मज़ा भी आता है ना। ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक दो चीज़ें और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आपको एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चंस मतलब, मान लो, अब जैसे आपको लग रहा है तो आपके एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि 10 से लेके 12 न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ठीक। 10 से लेके कितने रहेंगे, 12 न्यूमेरिकल्स तक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसमें से भी जो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल है, 6 to 8 न्यूमेरिकल्स, तो ये तो वन लाइनर टाइप के होंगे अपने, क्या आप कहते हो इसको, क्या, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक, फॉर्मूला बेस्ड। बाकी जो दो क्वेश्चंस रहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, अच्छे मतलब इजी टू मीडियम बोल लो आप, इजी टू मीडियम। बट इसके साथ ही साथ ना, जो आपके जो बचे, और जो मान लेता हूँ 2 3 क्वेश्चंस जो और बच गए, दो मैक्स टू मैक्स दो मान लो आप, वो थोड़े से क्या लगेंगे, लेंदी होंगे, टफ नहीं होंगे, वो क्या होंगे, लेंदी होंगे, लंबे होंगे। अब आपको अपने एग्जाम में टाइम को मैनेज करते हुए इन क्वेश्चंस को अगर आपने पहले अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो इशू आपके साथ ये आएगा कि आप क्या करोगे, शुरुआत में ही आपके समझ लो आपके स्टार्टिंग के 10 20 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन, कोई लेंदी सा क्वेश्चन आ गया, आप उसको करने बैठ गए, तो क्या होगा आपका वहां पे, पहली बात तो टाइम वेस्ट होगा, क्या होगा आपका, टाइम वेस्ट होगा। मार्क्स आपको एक ही मिलना है, लेकिन समय वो आपका कितना ले लेगा, 2 से 3 क्वेश्चन का समय आपका वो ले लेगा। ठीक। जो कि आप आगे बना सकते थे, है ना। तो इससे बेटर मैं ये कहूंगा कि जो आपके जो लेंदी क्वेश्चन है वो उसको आप तुरंत पॉइंट आउट कीजिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरा लेंदी है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। एट दी एंड मेरे पास समय बचेगा, जब मैं पूरे क्वेश्चंस कर लूंगा तब मैं वापस आऊंगा और इसको बनाऊंगा। क्लियर। तो ये मैं ऐसा किया करता था अपने एग्जाम में, और ये मुझे लगता है कि आपको भी करना चाहिए। जो लेंदी क्वेश्चन रहे उसको आप उस समय के लिए तो ड्रॉप कर दीजिए, मार्क एज मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़िएगा। जब आपको पूरा एग्जाम कंप्लीट हो जाए, जब आपके जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो आपको हो जाए, आपने जितने भी अपने क्वेश्चंस आपसे बन सकते थे आप उसको बना लिए, फिर आप जाइए वापस से और देखिए कि भाई हाँ मेरे पास अभी कुछ समय बचा है, मैं इसमें एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड द करेक्ट रिलेशन फ्रॉम 4 ऑप्शंस। तो ये तो हमको सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, सिंपल क्वेश्चन, दिट मीन्स दैट ये क्वेश्चन किस पे है, केसीएल पे बेस्ड है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। क्लियर। तो यहाँ पे आने अंदर आने वाली करंट अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं बता दूं, ये I1 है, I6 और I2। तो I1 प्लस I6 प्लस I2, ये इनकमिंग है, आउटगोइंग है हमारे पास I3 प्लस I4 प्लस I5। तो ऑप्शन कहाँ पे है, 3 4 5 एक साइड होना चाहिए, 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन केवीएल एंड केसीएल क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने आपको कल केसीएल के कराया था आई थिंक, आज ये केवीएल का क्वेश्चन हो गया। चलो आगे चलते हैं। फाइंड आर ए बी, इसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है।
अब अगर आप ध्यान नहीं दोगे, हड़बड़ी में रहोगे, तो क्या करने लगोगे आप, इस डेल्टा को क्या करने लगोगे, स्टार में कन्वर्ट करने लगोगे, है ना। इस डेल्टा को आप स्टार में कन्वर्ट करने लगोगे, और वहीं पे हो जाएगी क्या आपसे मिस्टेक। जब भी आपको ब्रिज का क्वेश्चन दिखे, तो सबसे पहले आप इसको चेक करिए कि भैया ये जो ब्रांचेस हैं हमारे पास, इसका मल्टीप्लिकेशन करके, ये इनका रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करके, क्या मेरा ये वैल्यू इक्वल आ रहा है क्या। तो मेरा हो रहा है पहले 20 × 15 दैट इज 300, और यहाँ पे हो रहा है 30 × 10 दैट इज 300। तो भैया ये तो क्या हो गया, तो ये तो मेरा क्या है, दिस इज माई बैलेंस ब्रिज, देयरफॉर बैलेंस्ड ब्रिज। अब क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज है, दिस मीन्स दैट ये जो 50 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज करंट इसमें से फ्लो होके नहीं जाएगी। अगर करंट आ भी रही होगी, मान लेता हूँ मैं करंट ए से आ रही होगी, तो वो यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होगी, और ये फर्दर 20 ओम से होते हुए 10 ओम से होके बी एंड पे चले जाएगी, यहाँ पे 30 ओम से होते हुए 15 ओम पे होते हुए चले जाएगी बी पे। तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। अब मुझे इसका क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या करूंगा, ये और ये सीरीज में, और 30 और 15 सीरीज में, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो आपस में पैरेलल में। तो आर ए बी हो जाएगा मेरा 20 + 10 इन पैरेलल विथ 30 + 15, 30 पैरेलल विथ 45, 30 × 45 डिवाइडेड बाई 75, 5 9 45, 17, 9 3 27, 270 डिवाइडेड बाई 17। कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। ठीक, या तो मैं कुछ गलत कर दिया क्या। 20 सीरीज में 10, 30, 30, 40, 45। ठीक है, मैंने सही किया है। सॉल्व करिएगा आप कैलसी से, आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपके पास वहाँ पे कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है, और वो आपको इसी समय यूज करना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। A current of 5 milliampere flows in resistance less choke from a 200 volt alternating source. The energy consumed in the choke is, देखो, हमारा तो एनर्जी कंज्यूम जो होगा चोक में वो क्या होगा, वो हमसे पूछ रहा है। पर ये भी कह रहा है साथ ही साथ कि ये कैसा चोक है, एक रेजिस्टेंस लेस चोक है। देखो, अब बात आती है रेजिस्टेंस लेस चोक क्या होता है। रेजिस्टेंस लेस चोक का मतलब है कि ये क्या है, ये एक प्योर इंडक्टर है। चोक इज बेसिकली एन इंडक्टर। तो ये क्या है, एक प्योर इंडक्टर है, और हम जानते हैं कि प्योर इंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो कंजम्पशन होती है, या एनर्जी कंज्यूम, कंजम्पशन या पावर लॉस ये कितना होता है, जीरो होता है। तो क्योंकि ये एक है हमारा रेजिस्टेंस लेस चोक, दिस मीन्स दैट ये प्योर इंडक्टर है, और प्योर इंडक्टर के केस में पावर लॉस क्या होगी, जीरो होगी। देयरफॉर द एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी जीरो। क्लियर। देयरफॉर द एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी जीरो। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब जिसको नहीं ध्यान आएगा, वहां पे एग्जाम में क्लिक नहीं किया ये बात, तब वहां पे थोड़ा सा आपको इशू आएगा, इसको सॉल्व करने बैठ जाओगे आप। बट आपको ये सब चीज़ों का, ये छोटी छोटी जो यहाँ पे लाइन लिखी है, जो वर्ड्स लिखे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़े, एक ही बार पढ़े, लेकिन ध्यान से पढ़ ले। दो चार बार पढ़ने से अच्छा है एक बार पढ़िए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ आर इज, कहाँ है भाई आर, ये रहा आर। इस आर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो। अब ये आर जो होगा टोटल, ये जो रेजिस्टेंस होगा, ये कैसे निकलेगा हमारा। तो हम पहले क्या निकालते हैं, हम पहले आरटीएच निकाल लेते हैं। ठीक, आरटीएच निकालेंगे। फिर वोल्टेज तो हमारे पास दिया हुआ है, वोल्टेज और कितनी करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, और वो इक्वल होनी चाहिए किसकी, आरटीएच के बराबर। वी बाई आई, आई इज इक्वल टू आरटीएच। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज हमको दिया हुआ है 100 वोल्ट। करंट क्या है, करंट हमको दिया हुआ है 8 एम्पियर।
और आरटीएच मैं अभी निकाल रहा हूँ। आरटीएच क्या आएगा, ये 10 और ये 10 पैरेलल में है, तो जब भी दो सेम रेजिस्टेंस सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आ रही है पैरेलल, उसका हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये रेजिस्टेंस के साथ किस में आ जाएगी, सीरीज में, तो 5 + R। तो मेरा कहने का मतलब है 10/100/8 इज इक्वल टू 5 + R। तो R इज इक्वल टू 100/8 -5। ठीक, 8 5 40, 40 -100, 60, 60/8, ये 4, 30, ये 15, ये 2, 7.5 ओम। 7.5 ओम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपना, है ना? क्लियर? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा, a 200 volt three phase voltage is applied to a balanced delta connected three phase purely resistive circuit. What is the ratio of reactive power to active power? ठीक भाई, हमको पूछ रहा है रिएक्टिव पावर टू एक्टिव पावर, इनका रेशियो। देखो, और क्वेश्चन में एक और खास बात लिखी हुई है। क्या खास बात लिखी हुई है यार, जिसको आपको ध्यान देना चाहिए था, वो है कि ये क्या है, प्योरली रेजिस्टिव लोड है। कैसा लोड है? प्योरली रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव लोड। प्योरली रेजिस्टिव लोड का मतलब है इसके अंदर क्या होगा भैया, इसके अंदर केवल और केवल आपको क्या देखने को मिलेगा, जो भी पावर होगा वो एक्टिव पावर होगा। रिएक्टिव पावर किसकी वैल्यू क्या होगी, इसके लिए जो रिएक्टिव पावर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो देयरफॉर हमारा 0 अपॉन जो भी हम लोग का कैलकुलेशन आता है एक्टिव पावर का, एक्टिव पावर, तो हमारा रेशियो क्या आएगा, 0। 0 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 0। क्लियर? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के लिए, पढ़ने की जरूरत इसी वजह से है क्योंकि आपके हर एक लाइन पे, हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ आपके लिए छिपा हुआ है ना, आपको उसको पहचानना है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पोल wave wound armature has 600 conductor and is driven at 700 rpm. Determine the generated EMF in the armature if the flux per pole is 10 milliweber. EMF generated, EG, EG is equal to 5 ZNP upon 60A। फाई कितना है, 10 मिली वेबर, तो मिली वेबर को पहले वेबर, 10⁻⁻, Z, Z मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर्स, दैट इज 600 इंटू N, N मीन्स स्पीड हमारी कितनी है, 700 आरपीएम में होना चाहिए, बहुत बढ़िया। दैट इज पी, पी नंबर ऑफ पोल्स 6 अपॉन 60 इंटू कौन से टाइप का आर्मेचर है, वेव वाउंड है। वेव वाउंड में ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। लैप वाउंड में ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है। ये 10, 2 हो गया, 3 7 3 21, 21, 2 1 3 0 गया, ये -3 के साथ ये और ये 2 0 हो गया, 21 इंटू 10, 210, 210 वोल्ट है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 210 वोल्ट। क्लियर? तो ये हमारे मशीन से क्वेश्चन रहे। ऐसे टाइप के मशीन पे क्वेश्चन आते हैं। मशीन में दो, पिछले बार जो आरआरबी का एग्जाम हुआ था, जिस शिफ्ट में मैंने दिया था, उसमें क्वेश्चंस आए थे इससे बहुत ज्यादा। एन एस इज इक्वल टू 120 F/P, ये फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक, अब बहुत सारे आए थे और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि बहुत इजी है सोच के मैंने भी क्या किया था कि क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने लगा था, और मेरा एक क्वेश्चन इसका गलत भी हो गया था ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में भी हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। आप उस मिस्टेक को अवॉइड करने की कोशिश करिएगा, है ना। और ये चीज़ें आप कैसे अवॉइड करोगे, ये चीज़ें आप अवॉइड करोगे बाई डूइंग प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा। ठीक, चलो। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे कर ही रहे हैं रेगुलर।
अभी देख लेते हैं क्या है। 4 पोल जनरेटर इज रनिंग एट 1200 आरपीएम, बहुत बढ़िया। द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द ईएमएफ जनरेटेड इज इट्स कॉइल इन इट्स कॉइल होगा, इन इट्स कॉइल आर रेस्पेक्टिवली। ठीक, हमको ईएमएफ फाइंड आउट करना है और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है ना। तो हमारे पास दिया हुआ है भाई नंबर ऑफ पोल्स, व्हाट इज नंबर ऑफ पोल्स कितना है हमारे पास, 4 पोल है, 1200 आरपीएम पे रन कर रहा है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ ईएमएफ जनरेटेड, ठीक अभी ढूंढ लेते हैं हम लोग। देखो, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, एन एस इज इक्वल टू 120 f/p, है ना। 120 f/p, हमारे को क्या नहीं मालूम है, हमको फ्रीक्वेंसी नहीं पता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगी, एन एस इंटू पी अपॉन 120। एन एस क्या है यार, एन एस हमारी जो स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड 1200 आरपीएम, इसको हमेशा आरपीएम में लेते हैं, ठीक। पी व्हाट इज पी, 4 पोल 4 पोल 4 पोल डिवाइडेड बाई 120, ये हो गया कितना, ये हो गया 120 इंटू 10 सॉरी, 120 इंटू 10, ये हमारा आ गया 40 हर्ट्स। अब इसका हमको क्या चाहिए, टाइम पीरियड भी चाहिए, बट टाइम पीरियड निकालने से पहले मुझे ऑप्शन में साफ साफ दिख गया कि और कोई भी ऑप्शन में 40 हर्ट्स दोबारा से नहीं मेंशन किया हुआ है। तो चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अपने पहले कैलकुलेशन पे भरोसा है, मेरा दूसरा ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अगर ऑप्शंस पे एक नज़र दे दोगे तो आप अपना टाइम बचा लोगे। अब उसमें फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपको टाइम पीरियड नहीं निकालना पड़ेगा, है ना। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हैज a नो लोड वोल्टेज ऑफ, भैया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है जिसका नो लोड वोल्टेज हमको दिया हुआ है। Eg is equal to 127 वोल्ट, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.02 ओम, शंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 15 ओम। क्योंकि ये एक सेपरेटली एक्साइटेड है तो हमारे को शंट रेजिस्टेंस का तो कोई जरूरत ही नहीं है। और टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है 120 वोल्ट, है ना। मुझे क्या निकालना है, आर्मेचर करंट आईए निकाल के दिखाना है मुझे, आईए की वैल्यू। देखो, फॉर अ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर V इज इक्वल टू, जनरेटर है, टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू जो भी जनरेट होगा Eg, उसमें उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा वो माइनस कर दो आप। तो वोल्टेज तो आपको मालूम है 120, जनरेट हम लोग ने 127 किया, उसमें से कुछ कुछ माइनस हो गया हमारा, कितना माइनस हुआ उसी को जानना है। तो उसको जानने के लिए पहले बात तो आपको करंट पता होनी चाहिए, करंट मालूम है क्या भाई, तो नहीं मालूम है, रेजिस्टेंस ले लिए। तो आई ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा 127 माइनस 120 दैट इज 7, 7 डिवाइडेड बाई 0.02, ये हो जाएगा 700/2, 700/2 दैट इज व्हाट इज, इट इज इक्वल टू 350, 350 है क्या, बहुत बढ़िया, 350 होगा ना, हाँ 350, 350 एम्पियर। क्लियर। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है यार, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, बिकॉज ये वन लाइनर है। ये देखो भैया, ये फॉर्मूला है, इसी को वन वन लाइनर क्वेश्चंस कहा जाता है, ठीक। एक स्टेप में आंसर। क्लियर है। चले आगे, और हमारा आज का 10वां सवाल। द ईएमएफ जनरेटेड इन ए डीसी शंट जनरेटर इज 230 वोल्ट, शंट जनरेटर इट मींस दैट ईजी, ईजी वाली बात होगी, 230 वोल्ट। The armature resistance is equal to 0.1 ohm. If the armature current is equal to 200 ampere, terminal voltage V, तो V का फॉर्मूला, शंट रेजिस्टेंस शंट जनरेटर भी रहेगा तो भी हमको किसकी जरूरत नहीं है, आर एस एच शंट रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। हमको रिक्वायरमेंट है V इज इक्वल टू ई जी माइनस फिर से आई ए आर ए, सेम फॉर्मूला, ई जी 230 वोल्ट माइनस आई ए 200 इंटू आर ए 0.1
ये हो जाएगा 230 माइनस 20, दैट इज 210 वोल्ट। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको कराया सेपरेटली एक्साइटेड, है ना, और शंट जनरेटेड जनरेटर का। सीरीज वाले का थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ना, उसमें भी है, ऐसा नहीं है। बाकी सीरीज वाले का भी है। ब्रश लॉस भी हम लोग कभी कभी कंसिडर कर लेते हैं, अगर नहीं दिया तो मत करना कंसिडर, अदरवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 1600 वाट। फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड copper loss 1600 watts. At half full load, copper loss will be simple formula: copper loss at x of full load। फुल लोड का x मतलब x की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, 3/4 भी हो सकती है। बोलते हैं ना 3/4 ऑफ लोड में कितना होगा कॉपर लॉस, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। एक्स स्क्वायर एक्स 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 कितना पे पूछ रहा है हमसे? हाफ पे पूछ रहा है, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस, दैट इज 400। दैट इज 400 वाट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चले आगे। चलो, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी व्हाट वुड बी द टोटल लॉस what would be the total loss of a 2 kVA transformer corresponding to maximum efficient B, providing the transformer has iron loss of 150 watt and full load copper loss of 250 watt। ओके ओके, टोटल लॉस पूछ रहे हैं। टोटल लॉस क्या होता है हमारे लिए? अपने लिए टोटल लॉस होता है आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। ठीक है। अब क्योंकि 200 300 400, देखो 400 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। 200 प्लस 250 प्लस 150, 400। तो 400 जो टिक करेगा भैया उसका हो जाएगा आंसर गलत। तो सही आंसर क्या है? क्योंकि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी से करस्पॉन्डिंग, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है? एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी में आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। इसका मतलब होता है कि आयरन लॉस की, क्योंकि आयरन लॉस तो कांस्टेंट लॉस है, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कॉपर लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? आयरन लॉस की जितनी हो जाएगी। ये नहीं होगा कि आयरन लॉस की वैल्यू कॉपर लॉस की जितनी हो जाएगी। वो कर दोगे तो 250 250 500 आ जाएगा। 500 भी जो कहेगा आंसर वो भी क्या हो जाएगा? गलत। तो कॉपर लॉस कितना हो जाएगा? कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, दैट इज 150 watt। तो देयरफॉर टोटल लॉस कितना हो जाएगा? 150 प्लस 150, दैट इज 300 वाट। 300 वाट का लॉस होगा आपको यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और मशीन में। इसके अलावा आप कहीं और थोड़ा भी इधर उधर डिवेट करोगे तो क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो जाएंगे, है ना। तो कुछ ही कॉन्सेप्ट है जिसपे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, वो ये मैं आपको करा रहा हूँ। आगे आने वाली क्लास में भी कराऊंगा, तो उस पर ध्यान रखिएगा। कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर एट 7/8 फुल लोड इज इतना। ठीक। देन फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस हमको निकालना है। फॉर्मूला तो ये यूज होगा, क्या हो गया जी? पेन पेंसिल क्यों नहीं काम कर रहे हैं? हम्म, 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 चलो अब वर्क कर रहा है। हाँ हाँ।
copper loss at x of full load is equal to x square into full load copper loss. तो copper loss at x of full load 7/8, तो फुल लोड पे कॉपर लॉस की वैल्यू 4900 है, और ये इक्वल होगी 7/8 का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। तो फुल लोड कॉपर लॉस हमारा हो जाएगा 4900 इंटू 8 8 64 डिवाइडेड बाई 7 7 49 ये आ जाएगा हमारा 6400। 6400 है क्या? बिल्कुल अवेलेबल है, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन की ओर। A single phase 50 hertz transformer has high voltage and low voltage winding of इतना बाई इतना। ठीक, ये V2 होता है, ये हमारा V1 होता है। What the transformation, अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, के that is transformation ratio is equal to V2 upon V1 is equal to 2200 divided by 220, that is अरे तो V1 और V2 है यार, सॉरी 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 सॉरी, V1 और V2, 220 डिवाइडेड बाई ये, that is 1/10, that is 1/10, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन भी गलत हो गया था अभी। 10 kV auto transformer has turn ratio is 0.4, power transfer inductively, power transferred inductively, power transferred inductively is equal to 1 minus k into total power। तो k हमारा क्या है? 0.4, टोटल पावर है 10, और 1 में 0.4 माइनस किए तो 0.6 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 6 kVA। तो 6 kVA का रहेगा हमारा पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली, और पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली, बिकॉज इन ऑटो ट्रांसफार्मर पावर इंडक्टिवली और कंडक्टिवली दोनों ट्रांसफर होते हैं, है ना? तो कितना होगा? यही क्वेश्चन हमको कह दे अगर पावर ट्रांसफर्ड कंडक्टिवली, कंडक्टिवली कितना पावर ट्रांसफर होगा? तो 4 kVA का पावर वहां भी क्या होगा आपका? ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला होता है K इंटू टोटल पावर। ठीक, आओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अ 6 पोल वेव वाउंड आर्मेचर है 600 कंडक्टर्स, बहुत बढ़िया, एंड इज ड्रिवन एट, ओके, किया सा क्वेश्चन लग रहा है। G इज इक्वल टू 5Z एन पी अपॉन 60A। मुझे जहां तक लग रहा है हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, हाँ ये क्वेश्चन किया जा चुका है ऑलरेडी, बट ठीक आ गया है तो मैं फिर से कर दे रहा हूँ। NS 700 P6 डिवाइडेड बाई वेव अबाउंड है, देखो वेव है मतलब तो फिर तो हो चुका है ये, है ना? सॉल्व करना आप इसको, 7 3 21, बिल्कुल 210 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड ईएमएफ इन अ 6 पोल अल्टरनेटर रनिंग एट 1200 आरपीएम? ठीक है भाई, NS is equal to 120 F by P, frequency is equal to
NS इंटू पी अपॉन 120, NS 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट में, पी 6 पोल डिवाइडेड बाई 120 दैट इज इक्वल टू 60 हर्ट्स। है क्या 60 हर्ट्स? अवेलेबल है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 60 हर्ट्स करेक्ट आंसर है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं एग्जाम में, इस फॉर्मूले पे बेस्ड मतलब। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ पोल 50 हर्ट्स, 4 पोल 50 हर्ट्स इंडक्शन मोटर ऑपरेट एट 5% स्लिप। ठीक है, स्लिप की वैल्यू 0.05 दी हुई है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द रोटर। ओके, तो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी एफ डैश, और ये होगी एस टाइम्स ऑफ एफ, स्लिप टाइम्स ऑफ एफ। अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है? अपनी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज है, स्लिप दिया हुआ है 0.05 इंटू अपनी जो फ्रीक्वेंसी है अभी की ये है 50, एफ डैश दैट इज रोटर्स फ्रीक्वेंसी, रोटर्स फ्रीक्वेंसी, और एफ क्या है? स्टेटर्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 5 5 तो 25, 250 से 2 0 गया 2.5 हर्ट्ज, 2.5 हर्ट्ज। अरे ए सी हो गया ऊपर। ठीक है, जो भी है आंसर 2.5 हर्ट्ज है। क्लियर? चले आगे हमारे आज के 39th क्वेश्चन। व्हाट इज द रोटर ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर व्हेन द रोटर ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज ब्लॉक्ड, द स्लिप इज। स्लिप कैसे निकाला जाती है भाई? तो एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ये होती है हमारी स्लिप। अब क्योंकि हम लोग ने क्या कर दिया, रोटर को क्या कर दिया, रोटर को कर दिया ब्लॉक। रोटर को ब्लॉक, रोटर ब्लॉक्ड मींस, रोटर ब्लॉक्ड मींस एन आर की वैल्यू क्या? 0। दिस मीन्स दैट स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन एस माइनस 0 अपॉन एन एस दैट इज इक्वल टू एन एस बाई एन एस। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 1। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 1। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए तो जल्दी जल्दी करें, और हमने हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। अपना आज का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि a 3 phase 4 pole इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन 3 phase 50 साइकिल पर सेकेंड, मतलब 50 हर्ट्ज सप्लाई। इफ द स्लिप ऑफ मोटर इज इतना, द एक्चुअल स्पीड विल बी। ठीक है, हम्म, ठीक। देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ पोल, पोल इज इक्वल टू 6, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 50 हर्ट्ज है। स्लिप दिया हुआ है 4%, दैट इज 0.04। और हमको क्या निकालनी है? हमको निकालनी है हमारी स्पीड, है ना। तो कैसे निकलेगा? अपने पास क्या है? अपने पास वही फॉर्मूला है जो हम लोग इसके पहले यूज कर रहे थे। चलिए बनाए इसको, है ना। क्या है भाई फॉर्मूला? एन एस इज इक्वल टू 120 F/P। 120 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 50/P, 6 2 12, 2 ये हो जाएगा 1000 RPM। एक मिनट है, 4 पोल है ना, 6 नहीं है, नंबर ऑफ पोल 4 है, क्योंकि इससे नीचे डायरेक्ट 720 दिख रहा था इस वजह से। नंबर ऑफ पोल 4 3 12 12 3 1500। अब अगर ये दोनों वैल्यूज इतनी पास पास नहीं होती ना, तो इसमें से आंसर में डायरेक्ट बोल सकते थे कि 1440 या 1460 में से कोई होगा। अब क्योंकि वैल्यूज काफी पास पास में है, ये तो इससे बहुत ज्यादा है और ये इससे बहुत कम है, तो ये तो ऑलरेडी क्या हो गया, रेस के बाहर हो गया। अब इन दोनों में ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो हमारी रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, या कहना चाहिए कि रोटर की जो स्पीड होती है, वो क्या है, एकदम ऑलमोस्ट इसके सिंक्रोनस स्पीड के आसपास होती है, थोड़ी सी कम होती है डिपेंडिंग अपॉन द स्लिप। तो हम लोग क्योंकि जानते हैं एन आर इज इक्वल टू 1 - s टाइम्स ऑफ एन एस। तो 1 - स्लिप क्या है? 0.04 NS NS NS
1500, ये आप माइनस करोगे 100 में से गया तो ये हो जाएगा 0.96 इंटू 1500, 6 5 30, 96 इंटू 15, 10 960, 960 प्लस आधा, हम्म, ये आएगा करीब 1440 आरपीएम के आसपास। एक बार चेक करके देख लेना कैलकुलेटर से, मैं ही कर लेता हूँ। 0.96 इंटू 1500, 1440। ठीक, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये ऑप्शन में ये इससे कम वाला वैल्यू काफी ज्यादा कम है, तो 1300 के आसपास रहता है ना ये, तो हम लोग डायरेक्टली बिना सॉल्व किए ही बता सकते थे आंसर क्या है। लेकिन क्योंकि अब नहीं है तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। तो हम लोग ने आज की क्लास में हमारे 20 क्वेश्चंस को बनाया है ना। और फिर हम लोग अपने पार्ट 3 में मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग और फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर। जाने से पहले भाई और सभी को बता दूं, मैं आरआरबी जेई का CBT 2 के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। CBT 2 के कोर्स आपको केवल और केवल 499 में अवेल किया जा रहा है। तो बिल्कुल इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं और कोर्सेज को परचेज करें। और कोर्स परचेज करने के लिए आपको गेट एकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी है फ्रॉम प्ले स्टोर, एंड फ्रॉम देयर यू कैन बाई आवर कोर्सेज। क्लियर। चलिए ठीक, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टाटा बाय।